हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का जो टॉपिक है सेक्शन 13, 14, 15, 16 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड 2016। अच्छा फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेक्शन 7, 8, 9, 10 से लेकर 12 तक आईबीसी का। इस स्लाइड को समझने के लिए आपको पिछली वाली स्लाइड जरूर देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। एनसीएलटी कोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप प्लीज़ इसको देखना, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसको ट्राई करूँगा कि मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक्शन 13 ऑफ द आईबीसी 2016 क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ मोराटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। मैं आपको बताऊंगा कि मोराटोरियम क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है। टीच यू, मैं आपको पूरा चीज़ उसको एग्जांपल से समझाऊंगा। लेकिन सेक्शन 13 जो है वो बेसिकली पूरा जो ये बताता है कि प्रोसेस क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पूरा प्रोसेस बताएगा। जैसे कि आप पहला लाइन पढ़ो, उस पर क्या लिखा है? द एजुकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 9 और सेक्शन 10 शेल बाय एन ऑर्डर। अच्छा, एजुकेटिंग अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? एनसीएलटी कोड। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आफ्टर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 7 डिफाइन करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, एक एग्जांपल से बताऊं, बैंक एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है। सेक्शन 9 क्या बताता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई एम्प्लॉय, जैसे जो वेंडर्स, डिलीवरी और सर्विस वाले होते हैं वो। और सेक्शन 10 कौन से हो गए? कॉर्पोरेट इटसेल्फ। ठीक है। दूसरा सेक्शन 13 में है ना, प्रोसेस बताया गया कि अब आगे क्या होगा। सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13 एक प्रोसेस बता रहा है। फिर दूसरा लिख रहा है डिक्लेयर अ मोराटोरियम फॉर द पर्पस रेफर टू इन सेक्शन 14। मैं मोराटोरियम आपको बताऊंगा, सेक्शन 14 उसके नेक्स्ट स्लाइड पे ही है। उसके बाद इन्होंने बोला कि कॉज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड कॉल फॉर द एडमिशन ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताया गया कि पब्लिक अनाउंसमेंट होगी जैसे कि सीआईआरपी फॉर्म्ड हो जाएगा। सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और फिर वो जिन लोगों ने भी पैसे लिए हुए वो अपना क्लेम सबमिट करेंगे, वो सेक्शन 15 के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 13 प्रोसेस बता रहा है कि सेक्शन 14 के अंदर मोराटोरियम डिक्लेयर होगा, सेक्शन 15 के अंदर अनाउंसमेंट होगी, सेक्शन 16 के अंदर अपॉइंटमेंट होगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का। ये क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट स्लाइड जो है सेक्शन 14 का है, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी 2016 मोराटोरियम। ये डायग्राम्स बना हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मोराटोरियम का मतलब होता है रुक जाओ, सस्पेंशन। समझ रहे हो? फॉर अ टाइम बीइंग के लिए सस्पेंशन ऑफ वर्क, फॉर अ टाइम बीइंग के लिए रुक जाओ, तो उसको हम मोराटोरियम कहते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए, आप लेफ्ट वाला पिक्चर देखोगे ना, वो एक एम्प्लॉयज़ की वो है, एक कंपनी है, सॉरी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ये लेफ्ट वाला जो पिक्चर है जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है एग्जाम्पल से। और आप बैंक देख रहे होगे, बैंक ने जो ये प्राइवेट कंपनी है, इसने से बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया था। अब 5-6 महीने के बाद वो बैंक को पैसा जमा नहीं कर पा रहा ब्याज के साथ, तो बैंक ने उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। क्लियर है? तो ये बैंक ने क्या किया? सेक्शन एनसीएलटी कोर्ट पे से दरवाजा खटखटाया। और बैंक अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि बैंक अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो बैंक को सेक्शन 7 के अंदर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? उसके बाद अगर आप नीचे वाली फोटो देख रहे होगे, तो ये अदर रिसोर्सेस है जिसमें काफी सारे लोग बने हुए हैं।
तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने और बाकी रिसोर्सेज से भी 5 करोड़ का लोन उठा लिया। अदर रिसोर्सेज का मतलब क्या हो सकता है? आपने सुना होगा एनबीएफसी कंपनी भी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी होती है, या आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों से 1 करोड़ किसी से ले लिया, किसी से 3 करोड़ ले लिया, किसी से 4 करोड़ रुपये ले लिया, एग्जाम्पल से। तो उसने 5 करोड़ का लोन उठा लिया। अब अदर रिसोर्सेज ने क्या किया कि किसी ने रिकवरी ऑफ फंड का केस डाल दिया, एक ने आर्बिट्रेशन पे चले गए, एक ने कोई और केस डाल दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चला गया। तो मोराटोरियम सेक्शन 14 क्या कहता है? आप उसके नीचे एक आप डेफिनेशन पढ़ना, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेप्टर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशनल पैनल और अदर अथॉरिटी। ठीक है, अब सुनिए, इस पे कॉर्पोरेट डेप्टर कौन होगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पैसा लेके चुका नहीं पा रही, तो वो हो गया कॉर्पोरेट डेप्टर। बैंक क्या हो गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब ध्यान से सुनेगा, बैंक जब एनसीएलटी कोर्ट पे गया सेक्शन 7 में, तो कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ली कि हाँ आपके साथ डिफॉल्ट हुआ है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है उसको इंसॉल्वेंसी का वो प्रोसेस शुरू करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, जो बाकी लोग हैं, जो अदर रिसोर्सेस है, उन्होंने बाकी डिफरेंट कोर्ट पे केस डाला हुआ था। मैंने बताया था ना, कोई रिकवरी ऑफ फंड का केस डाला हुआ है, कोई आर्बिट्रेशन का केस डाला हुआ है इस कॉर्पोरेट डेप्टर पे, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस डाला हुआ है। तो जब एनसीएलटी कोर्ट कहता है, जब मोराटोरियम डिक्लेयर कर दिया गया, सुनिएगा, तो जो भी उस प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो कॉर्पोरेट डेप्टर है उसके खिलाफ कोई भी अगर सूट चल रहा है, या उस पर कोई जजमेंट पास हो गई है, या वो डिक्री पास हो गई है, या किसी तरह का आर्बिट्रेशनल अवार्ड हो गया है, या किसी तरह का वो एग्जीक्यूशन में जाने वाले, कौन लोग? अदर रिसोर्सेस वाले। बैंक गया है एनसीएलटी कोर्ट में, अदर रिसोर्सेस डिफरेंट कोर्ट पे गई है, तो उसके खिलाफ, उस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी के खिलाफ जो केस चल रहे हैं दूसरे कोर्ट्स में, वो रुक जाएंगे, उसको स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड का मतलब है उसको रोकथाम कर दिया जाएगा। या उसके अलावा अगर कोई भी अदर रिसोर्स अगर उस कॉर्पोरेट डेप्टर पे केस डालने की बात करता है या डालता है, तो वो सूट नहीं फाइल होगा। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है ऑलरेडी। इसका रीजन बताओ क्यों है? आप सोचो कि यार ये क्या बात हुई कि एनसीएलटी कोर्ट पे कर दिया तो बाकी लोगों को तो करने दो, सूट स्टे क्यों करवा रहे हो? एक्चुअली क्या है कि इसमें बेसिकली कॉर्पोरेट डेप्टर को एनसीएलटी कोर्ट रिलीव कर रहा है कि एक ही जगह केस चलेगा, एक ही जगह जितने भी लोगों के क्लेम्स है वो सबको मिल जाएंगे। ये कहने का मतलब है। ये क्लियर है आपको? सेक्शन 14(2) सेक्शन 3 ऑफ द आईपीसी, मोराटोरियम का पहला केस क्लियर है, पहला सिचुएशन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ये देखिए, अब डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 14(b) C D ऑफ द आईपीसी 2016। ये मोराटोरियम का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरिंग, इनकम्बरिंग, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or any legal rights or beneficial interest therein। मैं इसको एग्जांपल समझाता। अगर मैंने बताया था ना, बैंक गया है सेक्शन 7 के अंदर केस डाला है एनसीएलटी का, तो कॉर्पोरेट डेप्टर के पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, तो कॉर्पोरेट डेप्टर कौन है? वो कंपनी। अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता किसी को भी। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मोराटोरियम जैसे डिक्लेयर हुआ, वो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो बेच नहीं सकता, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी पे वो मॉर्गेज लेके लोन नहीं उठा सकता, ठीक है। किसी तरह की कोई भी चीज़ को डिस्पोज नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। तो ये है सेक्शन 14(b) ऑफ द आईबीसी। ये क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे में। ये देखिए, इतना बड़ा है ना डेफिनेशन, चलो मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा।
सेक्शन सी कह रहा है, सेक्शन 14C क्या कह रहा है? एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर द सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट का मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। मान लीजिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी ना, आपको बताया था ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वही है कॉर्पोरेट डेप्टर। उस कॉर्पोरेट डेप्टर ने क्या किया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उठा ली किसी भी एक बैंक से। कैसे उठा ली? एक कंपनी है, अब उस जमीन के ऊपर कंपनी बनी हुई है, तो उसने बोला कि मेरी जमीन है, जमीन के कागज रख लो, और उससे उसने लोन उठाया हुआ था और 2-4 करोड़ का, और इधर एनसीएलटी कोर्ट ने मोराटोरियम डिक्लेयर कर दिया, बताया था ना, डिक्लेयर कर दिया। तो अगर सरफासी एक्ट का भी केस चल रहा है उस पर, कॉर्पोरेट डेप्टर पे, तो वो भी होल्ड हो जाएगा। आपने सुना होगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने जमीन के कागज दिए और उस पर पैसा ले लिया, लोन ले लिया, अब पैसा चुका नहीं पाए तो बैंक ने सरफासी एक्ट लगा दिया उस पर। तो सरफासी एक्ट लग गया, जो भी उस पर डिक्री पास हुई नहीं हुई, जजमेंट आई नहीं आई, केस चल रहा है, इधर अगर मोराटोरियम डिक्लेयर हो गया बाय द एनसीएलटी कोर्ट, तो सरफासी एक्ट का जो केस चल रहा था कॉर्पोरेट डेप्टर पे, वो होल्ड पे चला जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, मतलब सेक्शन 14D पे। ये देखो, ये क्या कह रहा है? रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ऑनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय और इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। एग्जाम्पल समझते हैं, डेफिनेशन तो जो भी बोले एग्जाम्पल से समझोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कॉर्पोरेट डेप्टर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो कॉर्पोरेट डेप्टर है। तो कॉर्पोरेट डेप्टर ने किसी से एक जमीन ले ली लीज पे 10 साल की, ले ली तो इधर कोर्ट ने मोराटोरियम डिक्लेयर कर दिया। अब मोराटोरियम जब डिक्लेयर हो गया तो जिसने जमीन उसको लीज पे दी थी कंपनी को, वो उसे ले नहीं पाएगा वापस जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जिससे वो जमीन ली थी ना उससे लीज पे, उससे वापस नहीं ले पाएगा, वो होल्ड पे चला जाएगा मोराटोरियम डिक्लेयर होने के बाद। एनसीएलटी कोर्ट प्रोसीडिंग इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, लेकिन टेक्निकल बहुत है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है। सेक्शन 15 ऑफ द आईबीसी 2016 पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सेक्शन 14 क्या बताता? मोराटोरियम डिक्लेयर हो गया, तो जैसे ही मोराटोरियम डिक्लेयर होता है फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। पब्लिक अनाउंसमेंट का क्या मतलब होता है? पब्लिक अनाउंसमेंट किसी तरीके से भी हो सकता है, पेपर के ऐड के थ्रू, मेल्स के थ्रू और एनी अदर बेस के थ्रू। ठीक है, तो जब पब्लिक अनाउंसमेंट होता है तो उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मान लीजिए पेपर में ऐड निकला है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेप्टर का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा और एड्रेस दिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे नेम ऑफ द ऑथोरिटी विच द कॉर्पोरेट डेप्टर इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। ऑथोरिटी का नाम लिखा जाता है कि किससे वो रजिस्टर्ड है। डिटेल्स ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, लेकिन इंटरिम फिर भी बताता हूँ। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो बंदा होगा जो इसको सॉल्व करेगा और जिन लोगों को पैसे लेने हैं उनको वो पैसे दिलवाएगा। तो वो बेसिकली एक तरह का एक एडवोकेट होता है जिसको कि कोर्ट अपॉइंट करता है, या जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है उनके पास अपना होता है आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टीम होती है, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास अपना कोई टीम होती है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या होता है? वो बेसिकली हेल्प करता है कॉर्पोरेट जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है और जिन लोगों को पैसे लेने उनका वो तालमेल करके रेजोल्यूशन पास करवाता है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्लियर है? अच्छा, उसका डिटेल हो गया। डी क्या? पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम। जैसे मुझे पता चला अच्छा ये कंपनी दिवालिया घोषित हो रही है, तो मैंने भी जबरदस्ती का क्लेम बना के आईआरपी को दे दिया,
वो जो IRP फॉर्म हुआ था, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो बंदा है, उसको जब पता चला कि मैंने तो फॉल्स क्लेम डाला हुआ है तो मेरे पे पेनल्टी लग सकती है, मेरे पे कुछ भी केस भी चल सकता है। तो डी तो ये हो गया। ई क्या है? द डेट ऑन विच द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल क्लोज विच शैल बी डन 180 डे, 180 दिन के अंदर अंदर ये केस का निपटारा हो जाना चाहिए एज पर द प्रोसेस। आगे टाइम एक्सटेंड हो जाता है, बट जो उस पर वोटिंग होती है, अप्रॉक्सीमेटली 66% वोट्स होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा 30 दिन 60 दिन और मिल जाए ताकि उसको हम और अच्छे से सबको पैसा मिल जाए। एज पर प्रोसेस इज 180 डेज, टाइम एक्सटेंड हो जाता है अगर वोटिंग के हिसाब से। वोटिंग कौन करता है? जो क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स है, जिसको पैसा लेना होता है, वो वोट करते हैं। आपको क्लियर है सेक्शन 15 पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 16 ऑफ द IBC, 16 ऑफ द IBC क्या कहता है? अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। सेक्शन 16 के अंदर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, ठीक है। अब आप ना एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। ये बैंक वाला है ना, जो पोस्टर बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई, इसके बगल का जो डेफिनेशन उसको पढ़ लेते हैं, यही है। मैं आपको बताऊँगा कैसे अपॉइंट होता है। देखिए, where the application for corporate insolvency resolution process is made by a financial creditor or the corporate debtor, as the case may be, the resolution professional as proposed respectively in the application under section 7 or section 10 shall be appointed as the interim resolution professional if no disciplinary proceeding are pending against him. मैं इसको समझाता हूँ। बैंक क्या था? फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो बैंक ने सेक्शन 7 का केस डाला। जब सेक्शन 7 का केस के अंदर अंदर उस पिटीशन के अंदर ही उन्होंने अपना ही कोई इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक की एप्लीकेशन लगा रखी थी कि माय लॉर्ड, ये हमारे IRP है, इनको आप अप्रूव करो ताकि ये आगे का रेजोल्यूशन प्रोसेस सॉल्व करे। कोर्ट तभी अप्रूव करती है जब उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही है। अगर आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास अपना IRP है तो वो एप्लीकेशन लगा के वो अपॉइंट कर सकता है, बशर्ते उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही है। ये है सेक्शन 16। क्लियर है? आगे चलते इसमें एक और चीज़ है। हाँ, अब देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इसमें एक और चीज़ है। अब जरूरी तो नहीं है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास अपना कोई इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हो। तो क्या करता है, वो एप्लीकेशन देता है कोर्ट में और वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है NCLT कोर्ट को कि आप ही प्लीज़ हमारे लिए IRP दे, मतलब आप ही हमारे लिए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टीम हमारे को अपॉइंट करके दे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोर्ट के पास अप्रॉक्सीमेटली वो मेरे ख्याल से 10 दिन का टाइम लेती है, 10 दिन का टाइम होता है, और 10 दिन के अंदर अंदर वो एक IRP फॉर्म करके जिसने भी केस डाला है, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, उनको वो अपॉइंट करके वो देती है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका है तो आप कोर्ट को वो एप्लीकेशन बना के दो, आपके पास IRP है। अगर नहीं है तो आप कोर्ट को बोलो तो वो आपके लिए IRP फॉर्म करके देंगे, अपॉइंट करके देंगे, पर बशर्ते ये कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना हो। ये है सेक्शन 13, 14, 15, 16 ऑफ द IBC। फ्रेंड्स, आपको मेरा शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा तो ये तो आप समझ गए कि केस कैसे डालना है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, IRP क्या है, मॉरेटोरियम क्या है। लेकिन जब केस हम डालते हैं ना, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करोगे, वो आपको मैं नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्लम में 3-4 दिन में बना के, मैं वादा करता हूँ बना के मैं यूट्यूब में पोस्ट कर दूँ। गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो और मेरे प्रीवियस वाली जो वीडियो उसको भी देखो, और कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे यूट्यूब के कमेंट से पूछ सकते हो, मैं वाकई आपको रिस्पॉन्ड करूँगा इसमें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड डे, बाय।